शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पीआईबी में तो महत्वपूर्ण खबरें नहीं दी गई हैं, इसलिए आज हम खबरें देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की पहली न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट का वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कहना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप किसी को भी फोर्सफुली वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात ये भी कही है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कई सारी सुविधाओं के लिए या फिर एंट्री के लिए कह रहे हैं कि आपको कोरोना का वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, तो वो इसको सुप्रीम कोर्ट सही नहीं मानता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ का यहाँ पर उल्लेख किया है और इसी का हवाला देते हुए कहा है कि आप यदि किसी की मर्जी नहीं है तो उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप वैक्सीन लगवा ही लीजिए। इसके बाद वाली हमारी जो न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसको हम कहते हैं भारतीय चुनाव आयोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, इसके कौन कौन से फंक्शन हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला काम है इसका डिटरमाइन करने का टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के द्वारा, ठीक है, टेरिटोरियल कोई एरिया है जहाँ पर चुनाव होने वाला है तो उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। दूसरी बात, ये प्रिपेयर करेगा, रिवाइज करेगा इलेक्टोरल रोल्स को एंड टू रजिस्टर आर एलिजिबल वोटर, मतलब कि जो मतदाता सूची तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग का रहता है। इसके अलावा ये ग्रांट देता है रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम। ठीक है, कोई भी यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा चुनाव संबंधित जो सिंबल है उनको प्रोवाइड किया जाता है। नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन एंड स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर, कब चुनाव होना है इसकी घोषणा भी चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन से शेड्यूल में इलेक्शन होने वाला है और जो पेपर रहते हैं उनके नॉमिनेशन की जांच करने का काम भी चुनाव आयोग करता है। सुपरवाइज मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द काउंटी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मजबूत दादागिरी वाला आदमी है वो बंदूक की नोक पे तलवार की नोक से चुनाव जीत गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है कि जो हमारा चुनाव हो रहा है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके अलावा ये डिटरमाइनिंग करने का काम करता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कैंसिल्स पोल्स। अब चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यदि आप गलत तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, जनता को आप लोभ दे रहे हैं, ठीक है, गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी देख रेख करने का काम चुनाव आयोग ही करेगा। यदि उसको ऐसा पाया जाता है तो वो चुनाव को रद्द कर देगा इन द इवेंट ऑफ बोथ कैप्चरिंग एंड अदर इरेगुलेट। जैसे कि कहीं क्या हो पता है, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है, जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर दादागिरी करके क्या कर लिया जाता है, बूथ को कैप्चर कर लिए और अपने पक्ष में वोट डलवा लिए। ये सब को भी रोकने का काम चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, कोई आदमी ऑफिस में बैठा है, वो क्यों बैठा है, लाभ के लिए। सैलरी तो उसको मिल ही रही है लेकिन वो एक्स्ट्रा ऊपरी कमाई कर रहा है। आप कह रहे हैं हमारा साहब काम कर दो और वो उस काम के बदले में आपसे घूस मांग रहा है, और नहीं तो फिर आपको बोलेगा बस 10 चक्कर, कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना, बस ऐसे ही करके आपको घुमाता रहेगा। तो समझने की कोशिश करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर है क्या। देखो, यदि कोई लेजिस्लेटर की हम बात कर रहे हैं या फिर एमपी, विधायक या फिर सांसद गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वहाँ पर बैठा है और इसके अलावा इस ऑफिस से वो बेनिफिट कमाने की सोच रहा है, उसको हम कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड लॉ मेकर टू पार्लियामेंट और ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल। कंडीशन ऐसी यदि रही तो उसको डिसक्वालीफाई कर दो, ऐसा हमारा संविधान कह रहा है। ए पर्सन विल बी डिसक्वालिफाइड इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अदर देन इन ऑफिस डिक्लेयर नॉट टू डिसक्वालीफाई इट्स होल्डर बाई ए लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। न्यूज़ की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भेजा है हेमंत सोरेन को। ठीक है, अब हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है अपने पद का दुरुपयोग करने को लेकर के। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो हम पढ़े थे उसी के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस भेजा है। ठीक है, उनसे जवाब मांगा है कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ हम कार्यवाही करें या ना करें। जो आरबी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A किसी सरकारी अनुबंध के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित माना जाता है। एक पदाधिकारी का कहना है आयोग उन्हें इन गंभीर आरोपों पर अपना रुख पेश करने के लिए एक न्यायोचित मौका भी देगी। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का टाइम दिया है। अब यहाँ पर हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। झारखंड में खदान और उद्योग विभाग दोनों सीएम सोरेन के पास में है। वे पहले से ही रांची में उनके नाम पर पत्थर की खदान के कथित आवंटन के कारण कानूनी उलझन में है। पहले से ही वो कानून के पचड़े में पड़े हुए हैं। 2019 में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से सदन के लिए चुने गए सोरेन ने 13 साल पहले रांची जिले के अंगारा ब्लॉक के प्लॉट संख्या 482 पर 0.88 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन करा था। वहीं चुनाव आयोग पहले से मामले की जांच कर रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल लाभ के लिए किया है। बताया जा रहा है कि मामले में दोषी पाए जाने पर विधानसभा सदस्यता से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हमारी देखने वाले हम इकोनॉमी से ये रिलेट करती है PMI के बारे में, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक इंडिकेटर रहता है। ठीक है, जिसको कहाँ से डेराइव करें हमने, मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का मंथली सर्वे किया जाता है, उसी के इंडिकेटर का इसमें इस्तेमाल करते हैं। PMI का फोकस है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करेंट एंड फ्यूचर कंडीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की अभी की क्या सिचुएशन है, फ्यूचर की क्या सिचुएशन रहेगी, टू द डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। ये सारे लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड करता है एक इंडेक्स जिसका नाम है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। यहाँ पर PMI के 3 मेन प्रोड्यूसर के नाम बताए गए हैं। पहला है ISM, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1915 में, हेडक्वार्टर है इसका एरिजोना अमेरिका में। इसके अलावा SIPMM है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में, लोकेशन है सिंगापुर। इसके अलावा IHS मार्केट ग्रुप भी है, लोकेशन है लंदन में। IHS को इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, मार्केट मर्ज विद IHS इन 2016। बाद में IHS और मार्केट दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। एक और चीज़ जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना वो है PMI का कैलकुलेशन। किस चीज़ को कितना वेट दिया गया है, अलग अलग इंडिकेटर को ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं, वो दिखाया गया है यहाँ पर। न्यू ऑर्डर्स को 30% का वेट है, आउटपुट को 25%, एम्प्लॉयमेंट को 20%, सप्लायर की डिलीवरी टाइम 15% है, स्टॉक ऑफ परचेज की बात करें तो 10% वेट है। फॉर द PMI कैलकुलेशन द सप्लायर्स डिलीवरी टाइम्स इंडेक्स इज इन्वर्टेड so that it moves a comparable direction to other index। PMI में बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिला है, इनपुट कॉस्ट भी उसमें राइज हुआ है। इसका मतलब ये है पेन यदि कोई कंपनी बना रही थी तो उसके लिए जो कच्चा मटेरियल लग रहा था वो महंगा हो गया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ रीज़न बताए गए, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो
कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी होना, इसी से इनपुट में कॉस्ट बढ़ गई है, इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई है। राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस पुश्ड अप इनपुट कॉस्ट एट द फास्टेस्ट पीस इन 5 मंथ। पिछले 5 मंथ में देखोगे तो सबसे तेज़ी के साथ में कच्चे मटेरियल में बढ़ोतरी हुई है। वाइल द रेट एट विच प्रोड्यूसर पासड ऑन हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर वाज द शार्पेस्ट इन ईयर। फॉरेन वाले हिस्से से यदि हम देखें तो चाइना की इकोनॉमी के बारे में एक न्यूज़ आई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चाइनास इकोनॉमी फाल्टर्स एमिड कोविड वोस। ठीक है, यदि देखें ना, कोरोना के टाइम की यदि हम बात करें, जहां पर सब देशों की इकोनॉमी में गिरावट आ रही थी, उस टाइम में चाइना ने अपने इकोनॉमी को जिंदा रखा था। लेकिन देखा जाए उतनी ज़्यादा तो बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी खासी कमाई चाइना कर रहा था लॉकडाउन के दौरान भी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में या फिर कोरोना के टाइम में मेडिकल से जुड़े जो इक्विपमेंट है या फिर रॉ मटेरियल है, चाइना के बिना काम अपना नहीं हो पा रहा था। भारत को भी यदि दवाई गोली बनाना है, वैक्सीन बनाना है, तो उसके लिए भारत कच्चे मटेरियल के लिए चाइना पर निर्भर था। इसलिए उसकी इकोनॉमी ना कोरोना के दौरान भी बढ़त वाली रही थी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना के चक्कर में ऐसा नहीं है कि चाइना को केवल बढ़त ही मिली है। अभी भी चाइना के इन्वेस्टर लोग ऐसी कंडीशन में हैं, वहाँ की कंपनी अभी भी सोच में पड़ी है कि एक तरफ तो चाइना कह रहा है जीरो कोविड पॉलिसी, तो जीरो कोविड पॉलिसी यदि है सरकार की तो सरकार को क्लियर करना चाहिए, तभी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स इन अनश्योर about how government plans to balance zero covid approach and growth। क्योंकि यदि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सरकार लगा देती है लॉकडाउन, कंपनी फिर बंद हो जाती, फिर प्रोडक्शन अपना ठप हो जाता है। तो आखिर कैसे करके जीरो कोविड वाली पोजीशन को चाइना की सरकार बरकरार रखेगी, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। A long-time China investors' declaration that the Chinese economy was in the worst shape in the past 30 years has underlined growing concern over growth amid Beijing's continuing emphasis on harsh corona lockdown। चाइना के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, चाइना ने अपने देश की हालत एकदम ख़राब कर दी है। पिछले 30 साल से भी घटिया कंडीशन हम देख रहे हैं। बताया जा रहा है जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की, इसने प्रभावित करा है कृषि को भी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडेक्स तो बता ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो भी कोरोना के रिस्ट्रिक्शन से प्रभावित हुआ है, क्योंकि अभी चाइना में केसेस बढ़ने लगे हैं तो चाइना ने रिस्ट्रिक्शन चालू कर दिया है। द स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑफ जीरो कोविड कर्व्स हैज़ आल्सो हिट द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज स्ट्रिक्ट मेजर, क्योंकि अब वहाँ की सरकार सख्त हो गई है। हैव हैम्पर्ड द मूवमेंट ऑफ फार्मर एंड मटेरियल्स। अब किसान एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पा रहे हैं, अपने माल को बेच नहीं सकते हैं, अन्य चीज़ों को वो ख़रीद नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहना है फाइनेंशियल मैगजीन काइएक्जिन रिपोर्टेड लास्ट वीक। काइएक्जिन एक फाइनेंशियल मैगजीन है, उसने इस प्रकार से सरकार की आलोचना करी। वाइल स्प्रिंग कल्टीवेशन हैड बिगन, फार्मर इन प्रोविंसेस with tight curbs such as Jil, the second largest province for corn production, said they were facing labor shortage and difficulties in securing seeds and fertilizer। इनका कहना है किसानों का कि हमें मज़दूर लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लेबर की शॉर्टेज तो जा ही रही है, बीज और फर्टिलाइज़र के लिए भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। Movement of goods across province has also been severely impacted because provincial government have been on the one hand tasked by Beijing to stamp out corona vaccine, while on the other to keep transport channel open। एक तरफ कोरोना को सरकार चाहती है एकदम कम हो और दूसरी तरफ
ट्रांसपोर्ट को बंद कर दे रही है, तो उसको तो खोलना पड़ेगा ना। जैसे कि एक समस्या यहाँ पर बताई जा रही, कई सारे फार्मर ऐसे हैं वो काम में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया। इसके अलावा एक किसान है जिसने एक पत्रिका मैगजीन को ये बताया था, ही वॉज अनेबल टू रिटर्न होम लास्ट मंथ फॉर स्प्रिंग प्लांटिंग एज ही वॉज नॉट गिवन ए ट्रेवल परमिट बिकॉज ऑफ कोरोना कर्व। उसका कहना है स्प्रिंग के मौसम में मुझे खेती करनी थी, प्लांटिंग का काम करना था, लेकिन मैं अपने घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे ट्रैवल की टिकट ही नहीं मिल पाई कोरोना लॉकडाउन के चलते चलते। इसके बाद यदि एक्सप्लेन वाले पेज पर हम देखें तो नेशनल लैंग्वेज को लेकर के किस प्रकार से साउथ वाले राज्यों में और केंद्र सरकार के बीच में विवाद छिड़ा रहता है, उसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदी को हमारे ऊपर थोप रही है, ठीक है। साउथ वाले स्टेट क्या चाहते हैं, वो अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, इसके अलावा यूज़ करते हैं वो इंग्लिश। हिंदी का प्रयोग करना उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी में उनकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए भाषा में। तो आर्टिकल 343 संविधान का क्या कहता है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। आर्टिकल 343 कह रहा है संविधान की एक भाषा होगी जो है हिंदी, और वो रहेगी हमारी देवनागरी लिपि में। द ऑफिशियल लैंग्वेज इशू वाज हॉटली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and the provisions relating to it were formulated only after a compromise that English shall continue to be used for 15 years। अब बात आ गई कि हम कामकाज करेंगे कैसे। तो कहा गया कि चलो ठीक है, 15 साल तक अभी आप अंग्रेजी से काम चलाओ, अंग्रेजी में काम ना हम चलने दो। जवाहरलाल नेहरू had given an assurance in 1959 that English would remain in official use। तो 1959 में एक एश्योरेंस भरोसा नेहरू ने दिलाया कि जो इंग्लिश है ना वो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो बनी रहेगी। हाउएवर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड दिस एश्योरेंस काजिंग अप्रीहेंशन इन तमिलनाडु।